अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे उर्दू गज़ल का आगाज़ और इर्तिक़ा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे गज़ल की तारीफ़ के बारे में। तो अगर हम गज़ल की बात करें तो गज़ल से मुराद औरतों से बातें करना, इश्क़ व आशिक़ी में डूबकर महबूब से रूबरू होना गज़ल कहलाती है। गज़ल का हर शेर आज़ाद होता है और गज़ल में इश्क़ मजाजी पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, यानी कि इसमें इश्क़ महबूब की जो बातें हैं वो ज़्यादा बयान की जाती हैं और इसके साथ ही इसका जो हर शेर है वो एक दूसरे से जुदा गाना होता है। गज़ल का जो पहला शेर है वो मतला, और जो वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है उसको मक्ता कहते हैं। अब हम बात करेंगे उर्दू गज़ल के आगाज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के जो लोग हैं, ख़ित्ते, ममालिक और रस्म व रिवाज हैं। जब कोई ज़बान वजूद में आती है तो उससे क़ब्ल वो कई मराहिल से होकर गुज़रती है। कभी बोली, कभी अपभ्रंश और अलग अलग कबीलों की ऐसी बोली से गुज़र जो सिर्फ़ मख़सूस ख़ित्ते तक ही महदूद रहती है। जब उन सब से ऊपर उठकर ये ज़बान की शक्ल इख्तियार कर लेती है तो इसमें क़वायद और दूसरी पाबंदियाँ अहद कर जाती हैं। दुनिया की हर ज़बान में पहले शायरी वजूद में आती है और बाद में नस्र वजूद में आती है। उर्दू ज़बान के साथ भी ऐसा होना लाज़मी था। वैसे तो क़साइद को उर्दू की क़दीम सिन्फ़ में शुमार किया जाता है और क़सीदे का आगाज़ अरबी ज़बान में होता है और हमारी शायरी की महबूब तरीन सिन्फ़ क़साइद की तमहीद से निकली है, यानी कि गज़ल। गज़ल लफ्ज़ तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जो गज़ाल से बना है। गज़ाल के मानी हिरन होता है और हिरन भी ऐसा जिसके पेट में मशक होती है जो बहुत ही खुशबूदार होती है और उसकी खुशबू की तलाश में वो हिरन एक जगह नहीं ठहरता और उसकी खुशबू की तलाश में मारा मारा फिरता है। ऐसी ही हालत जवानी में लड़के लड़कियों की होती है, यानी कि एक दूसरे से मोहब्बत में मुब्तला रहना। उन्हीं सब बातों की वजह से फ़ारसी के अदीबों ने क़सीदा जब अरबी से फ़ारसी में आया तो तमहीद के उन चंद आशार को गज़ल कहकर मुखातिब किया। इस तरह गज़ल लफ्ज़ वजूद में आया और ईरान में इस सिन्फ़ ने बहुत तरक्की की, लेकिन फ़ारसी ज़बान के ज़ेर असर तब गज़ल की सिन्फ़ उर्दू में आई तो उसने हिंदुस्तान की आब व हवा को अपने मुताबिक पाया और दिन दोनी और रात चौगनी तरक्की की मनाजिल तय करती हुई आगे बढ़ती रही। इसके बाद हम बात करेंगे उर्दू गज़ल के इर्तिक़ा के बारे में। अभी हमने देखा कि उसका आगाज़ कैसे हुआ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उर्दू अपने वजूद में आने के दौर अव्वल से ही क़ाराइन और अदीबों के दिलों पर हुक्मरानी करती रही है और इसकी मकबूलियत दौर अव्वल से दौर हाजिर तक बरक़रार है। गज़ल फ़ारसी में बुलंद मर्तबा हासिल करने के बाद जब उर्दू में आई तो उर्दू शायरी उस वक्त इब्तदाई मराहिल में थी। हाँ, इतना ज़रूर है कि उससे क़ब्ल मसनवी, मरसिया, क़सीदा दक्कन में वजूद में आ चुके थे और नुसरती और कुली कुतुब शाह जैसे शायर मंज़र-ए-आम पर आ चुके थे और उर्दू गज़ल के पहले शायर वली औरंगाबादी भी दक्कन में ही वजूद में आते हैं। लेकिन वली दक्कनी ने भी गज़ल का ख़मीर शुमाली हिंदुस्तान से ही लिया है और ज़बान दहलवी में उन्होंने शायरी की और गज़ल के बाबा आदम कहलाए। वली दक्कनी की गज़लों की मकबूलियत सिर्फ़ आवाम में राइज अल्फाज का इंतखाब है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही है कि उससे क़ब्ल वली ने शुमाली हिंदुस्तान का सफ़र किया था और सबसे तवील अरसे तक दिल्ली में क़याम रहा, जिसकी वजह से लाल किला और जामा मस्जिद के आसपास के बाज़ारों और मेलों ठेलों में बोली जाने वाली ऐसी ज़बान जिसे अनपढ़ जैसे अफराद भी बआसानी समझ लेते थे, वली ने उसको भांपते हुए उर्दू गज़ल में उन्हीं अल्फाज को बहुत ही खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया। 1720 में जब वली का दीवान दिल्ली पहुंचा तो यहाँ के फ़ारसी शोरा ने उसे देखकर, पढ़कर, मुताले के बाद उस बात को महसूस किया
جس زبان کو ہم ہندی، ہندوستانی یا لشکری زبان کہتے ہیں اور اسے غیر معیاری زبان کہتے ہیں، اس میں اتنی عمدہ شاعری کی جا سکتی ہے۔ اس کی دیکھا دیکھی دہلی شعراء نے اس میں شاعری شروع کر دی اور یہ اردو زبان کا مشترکہ روپ عوام اور شعراء کے دلوں پر اس طرح حاوی ہو گیا کہ پھر اس نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ یعنی اردو شاعری اپنے آغاز سے دور حاضر تک لوگ اردو اشعار دیوانوں کی طرح سنتے ہیں۔ ولی کے دیوان کی آمد نے انقلاب لا دیا اور دلی میں اردو غزل کی شعراء کی کھیپ ایسی نکلی کہ انہوں نے دلی کو عالم میں انتخاب بنا دیا۔ ان شعراء میں میر تقی میر، مرزا مظہر جانے جانا بہت ہی مشہور ہیں۔ انہوں نے اردو غزل کو عروج پر پہنچا دیا اور دبستان دلی کی شناخت قائم ہو گئی۔ دوسری کھیپ بھی پہلی کھیپ سے کچھ کم نہیں تھی۔ اس میں ابراہیم ذوق، مرزا غالب، مومن خاں مومن، مولانا الطاف حسین حالی جیسے باشعراء وجود میں آئے۔ حالی کیونکہ غزل کے مخالف تھے، پھر بھی اردو غزل کا یہ دور عہد زریں کہلاتا ہے اور ملک کی آزادی کی تحریر میں اردو شاعری کے جن اصناف نے سب سے اہم رول ادا کیا اس میں اردو غزل سر فہرست ہے۔ آزادی کے بعد بھی اردو غزل اردو شاعری کی محبوب ترین صنف میں شمار کی جاتی ہے اور دنیا میں ہر روز کہیں نہ کہیں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ صرف اردو غزل کی ہی بدولت ہے۔ اردو غزل کی بدولت ہی اردو دنیا میں تیسری زبانوں میں شمار کی جاتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔